Okay, beta. Now let us start with again iota. Yesterday I have told you regarding this that iota square is -1. है ना? From here we conclude that iota is basically जो है √-1. And yesterday I also told you that any complex number is in the form of a plus iota b, and complex number here it is denoted by z. And beta, here a is a real part and b is an imaginary part of an complex number. ओके जी, क्लियर बेटा? आज हम सबसे पहले जो है आयोटा की पावर्स को और इलेबोरेट करेंगे और आगे से आगे कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज 1 नंबर का क्वेश्चन आयोटा की पावर पर बेस्ड एग्जाम में जरूर होता है। कैसे बेटा? मैंने आपको हेडिंग दे दीजिए पावर्स ऑफ आयोटा, powers of iota. It's my humble request to all of you, note down each and everything so that in exam you are aware of कौन सा टॉपिक पेपर में आ सकता है, कैसे टाइप पेपर में क्वेश्चन में आती है. You have to do only in one copy, single copy you have to use. Written, fair, everything should be homework, classwork, whatever it is, you have to do in a single copy. Okay? चलिए बेटा, पावर्स ऑफ आयोटा. अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि आयोटा स्क्वायर बेसिकली वो आयोटा इंटू आयोटा होता है और आयोटा की पावर -1 और √-1 होती है. तो बेटा यहाँ पर जो है मैं आपको बता दूं, कई बच्चे यहाँ पर पता क्या करते हैं, यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने लगी. कैसे? अगर मेरे पास अंडर रूट के अंदर 2 नेगेटिव टर्म्स हैं तो बेटा हम कभी भी इसको ऐसे नहीं लिख सकते. नेवर एवर, दैट इज रॉन्ग. रीजन, अगर मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, सपोज दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू 6, लेकिन 6 को कैसे लिख सकती हूँ? √2 इंटू √3. तो क्या ये आपस में इक्वल है? नहीं है ना. सो दिस कैन नेवर बी रिटन लाइक दिस व्हेन द बोथ द नंबर्स आर नेगेटिव. इसको लिखने का मेथड क्या होता है मैं आपको बता दूं, दैट इज √-1 अलग कर दीजिए और उसको √2 सेपरेट कर दीजिए. यहाँ पर √3 सेपरेट कर दीजिए, √-1 सेपरेट कर दीजिए, और ये हो गया मेरे पास √6 और √-1 को मैं क्या लिख सकती हूँ? आयोटा इंटू आयोटा, और दैट इज आयोटा स्क्वायर. और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मुझे पता है नेगेटिव होती है, -1. यानी यहां से हमने ये कंक्लूड किया, इसी पर बेस्ड. नोट पहले लिखिए फिर आगे आपको यहां पर बताऊंगी. नोट, √AB is equal to √A√B. This is true if at least one of A and B is non-negative. One of A and B is non-negative. मतलब कम से कम जो है एक नॉन नेगेटिव होना चाहिए, तभी मैं इसको ऐसे सेपरेट कर सकती हूँ. अगर दोनों नेगेटिव हैं तो मैं उसको जो है सीधा मल्टीप्लाई नहीं कर सकती हूँ. एटलीस्ट वर्ड मैंने क्या लिखा है? एटलीस्ट 1 शुड बी नॉन नेगेटिव. कम से कम एक नॉन नेगेटिव होना जरूरी है. तभी यहाँ पर देखो मैंने -2 को -1 अलग किया, 2 अलग किया, इसमें 2 नॉन नेगेटिव हो गया ना, हुआ क्या नहीं?
मतलब मैंने यहाँ पर अगर मैं आपको ब्रैकेट बताऊं, मैंने 2 को -1 इंटू 2 ये नॉन नेगेटिव ट्रीट कर लिया, तभी मैंने इसको सेपरेट किया बेटा। ओके, सेम इज हियर, मैं यहाँ पर जो है -1 इंटू 3 मैंने तभी इसको सेपरेट किया, रीजन 3 को मैंने नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव बना दिया। ओके बेटा, किसी को कोई डाउट होगा, यू जस्ट रेज योर हैंड और अनम्यूट योरसेल्फ। यस मयंक बेटा, यस बेटा। मैम एटलीस्ट वन वाला केस भी करा दो एक बार, मतलब एटलीस्ट वन में अगर दोनों में से एक पॉइंट खुला होता है उसको भी एक बार एक कंप्लीट। श्योर 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 बेटा, लीजिए अब मैं इसी को चेंज करती हूँ, मेरे पास हुए ये जो एटलीस्ट वन ऑफ ए बी है ना बेटा, आप मैंने उसमें ये एक सिंगल एग्जांपल, सपोज ये सिंगल है मेरे पास, और दूसरा मेरे पास √3 है, मतलब नेगेटिव। अब मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया, ये देखो ये एटलीस्ट वन वाला ही हो गया, आप इन दोनों को इकट्ठे ले रहे थे, मैंने यहाँ पर भी फर्दर ये रूल लगाया, मैंने यहाँ पर भी पिछले क्वेश्चन में फर्दर रूल लगाया था मैं। ओके, तो यहाँ पर अब इसकी तो कोई ब्रेकेज ही नहीं है, ये तो पॉजिटिव है। अब यहाँ √-1 को एज इट इज, और ये √2 और ये √3, अब इनको तो बेटा मैं √6 लिख सकती हूँ ना, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव हैं। अब ये क्या रह गया, √-1, इसको क्या लिखूंगी, आयोटा। ओके बेटा, मयंक क्लियर? हाँ जी बेटा, मयंक क्लियर बेटा? चलिए बेटा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि यहाँ पर कई बच्चों के दिमाग में आता है कि मैम इसको कंबाइन क्यों नहीं किया। रीजन यही है, हम रूट में दो टर्म्स को अगर सेपरेट दिए तो कंबाइन तभी कर सकते हैं जब एटलीस्ट वन शुड बी जो है नॉन नेगेटिव। तो यहाँ तो दोनों नेगेटिव है, तो मैं कंबाइन नहीं कर सकती हूँ उसको। ओके जी, क्लियर टू एवरीवन? बात समझ आई ना मेरे पास? ठीक है जी। तो अब बेटा यहाँ से जो है मैं आपको बता दूं कि मेरा जो आंसर है यहाँ पर -1 बनता है, आयोटा स्क्वायर -1 मैंने आपको पहले ही बता दिया था। रीजन क्योंकि आयोटा की वैल्यू √-1, ये पता कैसे -1 आया, मैं फिर बता देती हूँ आपको। मैंने √-1 को एक अलग कर दिया, जैसे अगर आपके दूसरे प्लान के अकॉर्डिंगली बताओ, है ना, उल्टा अगर हम चले तो यहाँ पर ये आयोटा है, आपको पता है ये भी आयोटा, यही से कन्वर्जन की है ना मैंने, तो मैं इसको आगे बार बार कह रही हूँ, ऐसे कभी नहीं लिखना, ऐसे आपका आंसर 1 आएगा, कभी नहीं लिखना। तो हमने तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको बताई थी कि -1 होती है, यहाँ 1 आ रही है, तो ये गलती नहीं करनी, मैं बार बार आपको बता रही हूँ। ठीक है, अब पेपर में जो बहुत बार मीन्स जब मैं पेपर वर्ड बोलती हूँ ना, डजंट मीन्स कि मैं आपको +2 के लिए प्रिपेयर करवा रही हूँ, तो उसमें जो है हमारे आदत पड़ी होती है कि बोर्ड एग्जाम्स में ऐसा आता है, ये बोर्ड एग्जाम में, तो हम आपको भी बोर्ड के अकॉर्डिंगली बहुत बार अगर आप केवीज के पेपर देखते हो ना, तो उन पेपर्स की मैं बात करती हूँ, वो क्वेश्चन ना ऐसे डालते हैं, देखिए they ask you what is falsy in this statement, वर्ड होता है what is falsy in this statement, anybody from you? falsy मतलब क्या गलत है इसमें? ओके, ओनली दिव्यांशी, वेरी गुड। हिमांशु, यस बेटा, यस हिमांशु। जो √-2 इंटू -3 है वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैम एटलीस्ट वन वैल्यू पॉजिटिव चाहिए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटा, क्योंकि हम रीजन नीचे देंगे अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है कि √a इंटू √b is not equal to √ab when both are non-negative.
ओके जी, इज इट क्लियर? ये 1 नंबर का क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है, बहुत बार, ठीक है जी। अब देखिए नेक्स्ट, अब हम आयोटा की पावर में वापस आए, क्योंकि मुझे वो बताना आप लोगों को बहुत जरूरी था कि मेरे पास जो है क्या है। अब बेटा देखिए आयोटा क्यूब, ये वैल्यू तो हमें पता ही है कि ये -1 होती है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब आयोटा क्यूब को आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? -1, आयोटा साथ में आएगा तो ये माइनस आयोटा बन गया। आयोटा पावर 4, मेरे पास क्या होगा? आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है, वो तो एक स्टैंडर्ड वैल्यू है ना, स्टैंडर्ड है। आयोटा स्क्वायर इज -1 इंटू -1, आंसर इज 1। आयोटा पावर 5, आयोटा 4 इंटू आयोटा लिख दूं, आयोटा 4 की वैल्यू 1 इंटू आयोटा, आंसर इज आयोटा। जरा एक पैटर्न ध्यान से ऑब्जर्व करना, मैं कुछ बात में पूछूंगी, यू हैव टू ऑब्जर्व द पैटर्न, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट आयोटा पावर 6, आयोटा 5 इंटू आयोटा कर दूं, आयोटा 5 आयोटा था और आंसर आया -1। जहां आपको लगे कि इट इज नॉट क्लियर टू यू, यू कैन आस्क मी बेटा। Iota 6 is -1 into iota, that is minus iota. Okay, after then iota power 8, अगर मैं देखूं iota 7 into iota, iota 7 is minus iota into iota, answer is 1, so on, ऐसे ही हम चलते जा सकते हैं। अब जरा कुछ ध्यान से पैटर्न को देखिए, iota पावर 4 1 है, आयोटा पावर 8 1 है, तो 100% अगर मैं आपको बताऊं कि आयोटा की पावर जो है मल्टीपल ऑफ 4, आयोटा पावर मल्टीपल ऑफ 4, वो हमेशा बेटा 1 ही आएगा, ऑलवेज मल्टीपल ऑफ 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आगे क्वेश्चंस में भी यूज होगा। आयोटा पावर मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4 का कहने का मतलब कि सपोज मेरे पास है आयोटा पावर 12, मुझे पता है वो 1 आएगा, रीजन मैं इसको लिख सकती हूँ आयोटा पावर 3, 4 की पावर 3, मुझे पता है आयोटा पावर 4 1 होता है, और 1 की जितनी मर्जी पावर ले लो, आंसर 1 ही है ना। आगे और कॉन्सेप्ट करते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए आयोटा पावर 64, मुझे पता है इसको आयोटा पावर 4 इंटू 16 में लिख सकती हूँ, आयोटा पावर 4 1 होता है, 1 की पावर 16, आंसर 1 ही आएगा। तो यहाँ से मैंने ये रिजल्ट कंक्लूड किया है कि आयोटा पावर मल्टीपल ऑफ 4, 4 हम क्या है, आपने 10th में किया था ना, हम कहते थे 2m फर्स्ट चैप्टर में, तो आप कहते थे इवन नंबर है, 2m + 1 आप कहते थे ऑड नंबर है, क्योंकि ये मल्टीपल ऑफ 2 + 1, सेम यहाँ 4m है ना, तो इट्स अ मल्टीपल ऑफ 1। अब अगर कभी भी आपको जो है कोई भी आयोटा की पावर सॉल्व करनी आ जाए, बेस्ट मेथड पता क्या? यस समृद्धि बेटा, यस बेटा, मैम आयोटा पावर 6 और आयोटा पावर 8 की वो दिखा दो स्प्लिटिंग एक बारी। बेटा मैंने रब कर दिया, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। आयोटा पावर 6, मैं अभी यही आपको बताने लगी थी। क्या नॉर्मली होता है कि आपको ये नेसेसरी नहीं है कि आप सारा करो, मतलब पहले आयोटा पावर 2 से शुरू करो, फिर 3 से, फिर 4 से, इट इज नॉट नेसेसरी। आप सिंपल क्या करा करो, जो भी आयोटा की पावर होती है ना, उसमें से मल्टीपल ऑफ 4 को ब्रेक कर दो, क्योंकि मुझे पता है 6 है, तो 6 में 4 1 4 ही आएगा, और साथ में 6 में से 4 पावर चले गई, कितनी रह गई? 2। ओके,
अब आयोटा पावर 4 तो 1 होता है, और ये आयोटा स्क्वायर, और हमें पता है आयोटा स्क्वायर -1 है। समृद्धि, इज इट क्लियर? यस मैम। ओके, अब देखिए, अगर यही मेरे पास आयोटा पावर 9 होती, 4 का मल्टीपल ब्रेक कर दो, 8 1, 4 का मल्टीपल है, ये 1 आएगा, 1 इंटू आयोटा, आयोटा आएगा, बस कोई प्रॉब्लम ही नहीं बेटा। अच्छा, अगर मैं कोई वैल्यू दे दूं, सपोज बहुत बड़ी दे दूं, सपोज 1004 आयोटा की पावर, घबराना नहीं आपने, है ना? क्या करो, 1004 को 4 से डिवाइड करके देखो कितना जाता है। अगर मैं देखूं यहाँ पर तो 4 टू द 8 देन 2 5 मेरे पास हो गया, ये तो पूरा पूरा ही जाता है ना, जा रहा है ना, तो कोई टेंशन ही नहीं। आंसर क्या आएगा? 1। ओके, अच्छा, यही अगर मेरे पास होता यहाँ पर 1006, यहाँ 6 होता, तो दैट मीन्स आपका रिमाइंडर 2 बचता। जो रिमाइंडर होता है ना, ऐसे आपने इसको लिखा 4 की पावर 251, नहीं ऐसे करना मत करो। 1 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हो, आयोटा पावर 1004, रिमाइंडर माइनस कर दो बस। काव्या, पे अटेंशन हियर, काव्या, काव्या बेटा पे अटेंशन हियर। हाँ जी, सिर्फ रिमाइंडर माइनस कर दो, रिमाइंडर माइनस किया और साथ में जो रिमाइंडर है वो लिख दो, बस। यानी यहाँ जो मल्टीपल ऑफ 4 है, ये तो 1 आना ही आना है, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो आंसर इज -1। यस प्रगति, यस बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। मैम जो आपने लिखा है आयोटा की पावर 4 एंड उसके बाद जो m लिखा है ब्रैकेट में, हाँ जी, मैम हाँ मतलब जी, जैसे जो 4m हो जाएगा, हाँ तो जी। मैम m की जरूरी है वैल्यू जो होल नंबर ही हो, फ्रैक्शंस में नहीं हो सकती? ना बेटा, अगर खुद आप सोचो, ऐसे तो अगर मैं कहती कि फ्रैक्शन में हो, फिर तो किसी की भी, फिर तो मल्टीपल नहीं ना होता। जब भी हम बात करते हैं ना मल्टीपल, मल्टीपल ऑफ 4 में जब हम 4m लिखते हैं, m मस्ट बी इंटीजर, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि होल नंबर हो, नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि अगर नेगेटिव भी होगा हमें क्या फर्क पड़ना है, क्योंकि आयोटा पावर 4 और बाहर m, अंदर तो 1 बनना है, 1 की पावर नेगेटिव हो पॉजिटिव हो कुछ भी हो, आंसर 1 आना है, बट वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। ऐसे तो फिर वो मल्टीपल ही हो, 4 का नहीं हुआ, क्योंकि जब भी हम, मैं कहती हूँ सपोज 8 is a multiple of 2, तो 100% 2 into 4 है ना। अगर कहती हूँ -10, इट इज अ मल्टीपल ऑफ 5, तो मुझे पता है 5 आना चाहिए, साथ में इंटीजर वैल्यू आ सकती है। मल्टीपल में ये चीज जो m होता है वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आ सकता। ऐसे तो हर नंबर किसी का मल्टीपल होगा। अगर मैं कहूँ 111, तो आप लिखोगे 2 इंटू, है ना, जैसे मान लीजिए कि आपने डिवाइड किया सपोज किसी भी नंबर से, मान लो 2 से ही किया हमने, तो मेरे पास यहाँ पर क्या आया, दैट इज 111/2, ये आ गया। तो आप मुझे बताओ क्या ये 2 का मल्टीपल हुआ फिर प्रगति, है ना? नहीं ना, तो ये कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, नेवर एवर, दैट इज रॉन्ग। ओके, यस मैम, थैंक यू मैम। ओके, क्लियर टू एवरीवन? ठीक है बेटा, चलिए अब हम जो है आयोटा की पावर मैंने आपको सॉल्व करना बताया, फिर मैंने आपको बताया कि रूट में हम कंबाइन रूट तभी ले सकते हैं जब एटलीस्ट 1 शुड बी नॉन नेगेटिव जो है मेरे पास होना चाहिए। कल मैंने आपको ये भी बताया था कि मेरे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो 2 + 3 आयोटा है ना, ये एक स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको मैं z से डिनोट करती हूँ। फिर मैंने आपको ये बताया था,
और जनरल फॉर्म इसकी मैंने ये बताई थी, और मैंने ये भी कहा था आयोटा का इस साइड पे लिख दो या इस साइड पे लिख दो, डजंट मैटर, ठीक है। फिर नेक्स्ट मैंने क्या बात बताई थी आप लोगों को कि हमारे पास जो है एक कॉम्प्लेक्स नंबर में ये भी हो सकता है कि वो प्योरली रियल हो। प्योरली रियल का मतलब उसमें इमेजिनरी पार्ट ही ना हो, तो दैट मीन्स इमेजिनरी पार्ट इज जीरो। जब भी हम कहते हैं ना व्हेन अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल, तो फटाफट आपके माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए दिस इंप्लाइज मेरे पास बी जीरो, और हम लिख सकते हैं इमेजिनरी ऑफ जेड इज जीरो। ओके बेटा। फिर सेकंड, व्हेन अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी, ओके। तो प्योरली इमेजिनरी में हम क्या करेंगे, दिस इंप्लाइज मेरे पास हो गए क्या होगा, ए इज जीरो। प्योरली इमेजिनरी मतलब रियल पार्ट ही नहीं आना मेरे पास, है ना। तो और मेरे पास यहाँ पर क्या आएगा, रियल ऑफ जेड इज जीरो। दिव्यांशी आज भी स्क्रीनशॉट लेके भेज देना बेटा मुझे, ठीक है बेटा। क्लियर टू एवरीवन। अब एक नई और चीज नोट हम लिखते हैं यहाँ पर, है ना। तो नेक्स्ट नोट अब हम क्या करेंगे, इसी के रिलेटेड स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर के रिलेटेड अब हम बात करते हैं। तो बेटा मेरे पास जो है नेक्स्ट ये है कि इफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज जीरो, इफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज जीरो, अगर वो जीरो है तो बेटा देन इट्स रियल एंड इमेजिनरी, मेरे पास इमेजिनरी पार्ट जो है बोथ आर जीरो, वो दोनों जीरो होने चाहिए। और जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जीरो लिखते हैं, जीरो प्लस आयोटा जीरो। बेसिकली जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय ओरिजिन, अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, जीरो complex number is represented by origin when you draw it, okay। अब बेटा बहुत इंपॉर्टेंट फिर वन नंबर का एक टॉपिक जो है पेपर में पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इसमें क्या होता है हमारे पास, इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल, सेकंड नोट है आपका, then their real and imaginary part, real and imaginary part are equal. What does it means? Suppose मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z1, सपोज मेरे पास जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है z1, और उसको कैसे डिनोट किया मैंने, a1 प्लस जो है आयोटा b1, ठीक है। और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरे पास z2, ठीक है, उसको दिया मैंने a2 प्लस आयोटा b2 से रिप्रेजेंट किया। और मैंने कहा कि टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल, दैट मींस z1 इक्वल्स टू z2, दैट मींस a1 प्लस आयोटा b1 इज इक्वल टू a2 प्लस आयोटा b2। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकालेंगे, रियल रियल पार्ट इक्वल, इमेजिनरी इमेजिनरी पार्ट इक्वल। दैट मीन्स मेरे पास क्या हो गया बेटा, a1 इक्वल्स टू a2, b1 इक्वल्स टू b2। तभी मैंने लिखा देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर इक्वल, मतलब रियल रियल पार्ट इक्वल, इमेजिनरी इमेजिनरी पार्ट इक्वल। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कोऑर्डिनेट प्लेन में ड्रॉ कर सकते हैं ना। तो देखा जाए तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो ये दो कोऑर्डिनेट पॉइंट बने बेटा। और आपने 10th में किया है कि अगर दो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होते हैं
तो बेटा x x इक्वल होता है, y y इक्वल होता है, ये वहीं से हमने कोरिलेट किया। बात समझ आई बेटा सबको? क्लियर टू एवरीवन? यस जीवितेश? यस बेटा। हाँ जी बेटा। मैम ये दोबारा बताना एक बार कैसे इक्वल आए थे ए और A2, A1 A2 B1 B2। बेटा मैं उसका रीजन आपको बताती हूँ। मैंने आपको कल बताया था कि जब हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं, हम ड्रॉ करते हैं, तो बेटा वो किससे ड्रॉ होता है? एक पॉइंट से रिप्रेजेंट होता है, A1 B1, है ना। आपने 10th में ये किया हुआ है कि अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने कहा था कि अगर दो पॉइंट्स इक्वल होते तो आप क्या कहते थे जीवितेश? जब दो कैसे पॉइंट्स, मैम? आपने 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की है, उसमें हम कहते थे कि दो पॉइंट्स अगर इक्वल है तो उससे क्या कंक्लूजन निकालते थे आप जीवितेश? डिस्टेंसेस इक्वल होंगे बीच में उन नो दोनों के। नो नो, नॉट एट ऑल। अगर मेरे पास एक 2 है, एक x है, और दूसरा इधर से मेरे पास y और 3 है, मैं आपको कहती थी x y की वैल्यू निकालो, तो आप क्या करते थे बेटा? आप x वाले जो है वैल्यूज को इक्वल करते थे, y वाली वैल्यूज इक्वल नहीं करते थे जीवितेश 10th में, यस यस मैम। है ना। सेम है कि मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसको मैं पॉइंट की तरह रिप्रेजेंट करती हूँ, तो ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी पॉइंट की तरह। ये दोनों अगर कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो बेटा इनका रियल पार्ट इक्वल होगा, इसका इमेजिनरी पार्ट इक्वल। ओके जी विदेश? यस मैम। ठीक है, चलिए बेटा। अब मेरे पास जो है क्वेश्चंस मैं इकट्ठे ही करवाऊंगी, पहले आज टॉपिक जो है हम लोग करेंगे यहाँ पर। अब बेटा मेरे पास जो है क्वेश्चन नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें क्या है कि हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर हम बात कर रहे हैं, हम तो नंबर्स को ऐड करना भी सीखते हैं, हम नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना भी सीखते हैं, हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करना भी सीखते हैं, और वो हमने रियल नंबर्स को किया हुआ, कॉम्प्लेक्स नंबर तो कुछ किया ही नहीं है। तो आज हम सीखेंगे कि मेरे पास जो है टू कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अगर मान लीजिए Z1 मेरे पास A1 प्लस आयोटा B1 है, Z2 मेरे पास A2 प्लस आयोटा B2 है, तो बेटा Z1 प्लस Z2 अगर मैंने ऐड करना है तो बिल्कुल वैसे ही कि रियल पार्ट ऐड होगा, इमेजिनरी पार्ट ऐड होगा। जब आप रियल पार्ट A1 A2 रियल पार्ट है ना, तो ये रियल पार्ट में ही आ जाएगा, और ये इमेजिनरी है, तो जैसे आयोटा B1 प्लस B, मतलब लाइक टर्म्स को ऐड करना है, एक तरफ से आप कह सकते हैं। आप छोटे होते तब यही समझ के लाइक टर्म्स ऐड करने, तो यहाँ लाइक टर्म्स क्या होंगे? रियल लाइक है, इमेजिनरी लाइक टर्म्स है, तो इनको ऐड करेंगे। अगर सब्ट्रैक्ट भी करना है, सपोज साइन ही चेंज होगा, बस मेरे पास यहाँ माइनस आ जाएगा, है ना, और यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। ओके जी, क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, लेकिन अगर मैंने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इफ आई वांट टू डू मल्टीप्लिकेशन, तो मैं क्या करूंगी? यहाँ पर देखिए, अब मैं एडिशन भी रब करने लगी हूँ, और आई एम स्टार्टिंग विद नाउ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। Okay beta, for that what I have to do? I have to multiply Z1 Z2, A1, this is B1, and with iota B1, I am multiplying it with A2 plus iota B2। अब बिल्कुल वैसे ही हम क्या करेंगे? ओपन द ब्रैकेट्स, जैसे आप नॉर्मली रियल नंबर्स में ब्रैकेट ओपन करते थे, है ना। जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे A1 को
A2 प्लस आयोटा B2, फिर आयोटा B1 के हो A2 प्लस आयोटा B2. Okay, now open the brackets. What you get here? A1 A2 plus iota A1 B2 plus मेरे पास जो है B1 A2 आयोटा. अब ये लास्ट में जब मैंने किया, देखो आयोटा 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 स्क्वायर एंड B1 B2. ओके, नाउ हाँ जी, आर्यमन रोल नंबर 8. आर्यमन अनम्यूट योरसेल्फ बेटा. आर्यमन अनम्यूट योरसेल्फ बेटा. Yes beta, unmute yourself. I have given you the option to unmute yourself beta. Okay, Abhay unmute yourself. Abhay, roll number 1. Aditi, unmute yourself. Aditi, unmute yourself. Yes, ma'am. अदिति, आप मुझे बताइए आयोटा स्क्वायर कितना होता है बेटा? -1. यस, तो दैट मीन्स यहाँ पर A1 A2 प्लस आयोटा A1 B2 प्लस आयोटा B1 A2 माइनस B1 B2 आ गया. अब यहाँ से रियल पार्ट आप कंबाइन कर लोगे, मतलब इकट्ठा लिख लोगे. तो कैसे लिखोगे? A1 A2 माइनस B1 B2, ये आपका रियल पार्ट आ गया, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं. और यहाँ पर A1 B2 प्लस B1 A2. ओके बेटा, नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू टुमारो एज द टाइम इज ओवर. ठीक है बेटा, God bless you and you can ask me anything if you need. Okay beta, till then goodbye and take care.